बीटलजूस 2 की कहानी लीडिया डीट्स के साथ शुरू होती है, जो एक विशाल भूतिया घर में एक मानसिक माध्यम के रूप में मंच पर दर्शकों को संबोधित करती है। वह दर्शकों को जीवित और मृत के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संभावना पर संकेत देती है। प्रदर्शन के दौरान इवेंट के मुख्य अतिथि एमटी और जूडिथ अपने असाधारण अनुभव साझा कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही लीडिया की तबीयत बिगड़ने लगती है। शो को बीच में ही रोक दिया जाता है और लीडिया बाथरूम की ओर चली जाती है, जहां उसका प्रेमी रोरी चिंतित होकर उसका पीछा करता है। वह उसे यह कहकर आश्वस्त करती है कि यह सिर्फ एक थकावट भरा दिन था, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ती है, रोरी घबराकर उसके फेंके गए दवाओं को वापस देता है। जल्द ही लीडिया की सौतेली माँ डेलिया उसे फोन करती है और रोते हुए बताती है कि लीडिया के पिता चार्ल्स की मृत्यु हो गई है। एक फ्लैशबैक के माध्यम से हमें दिखाया जाता है कि कैसे चार्ल्स की एक पक्षी देखने की यात्रा के दौरान प्लेन क्रैश में जान बच जाती है, लेकिन एक शार्क के हमले में वह मारा जाता है। ये खबर सुनकर लीडिया और डेलिया एस्टेड को ये दुखद खबर देने का फैसला करती हैं, जो स्कूल में होती है। जब वे एस्टेड के पास पहुंचते हैं और उसे ये दुखद खबर सुनाते हैं, तो एस्टेड शांत मन से प्रतिक्रिया देती है और लीडिया से कहती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। ये टकराव लीडिया और उसकी बेटी एस्टेड के बीच गहरी भावनात्मक दरार को उजागर करती है, जिसमें एस्टेड अपनी मां पर यह आरोप लगाती है कि वह भूतों के साथ समय बिताने में अधिक रुचि रखती है। इस बीच मृतकों की दुनिया में हम एक वृद्ध चौकीदार को देखते हैं, जो एक गलती के कारण अपनी जान गंवा देता है। इसी बीच डोलोरेस, जो खुद को फिर से जोड़कर तैयार करती है, मृतकों की दुनिया में प्रवेश करती है। बीटलजूस की खोज में है और आत्माएं चूसते हुए आगे बढ़ती है। वह एक चौकीदार से बीटलजूस के बारे में जानकारी मांगती है और वह मना कर देता है, तो वह उसकी आत्मा को चूसकर उसे पूरी तरह से आत्माविहीन कर देती है। दूसरी ओर एस्टेड के जीवन में भी उथल पुथल जारी रहती है। जब वह लीडिया और डेलिया से चार्ल्स की मृत्यु के बारे में सुनती है, तो वह और भी अधिक दूर हो जाती है। लीडिया उसे एक चिकित्सक से मिलने का सुझाव देती है, लेकिन एस्टेड गुस्से में अपनी मां पर यह आरोप लगाती है कि वह हमेशा अपने पिता के बारे में बात करने से बचती है। लीडिया शांति से उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपने पिता से गहरा प्रेम किया था, लेकिन उनका रिश्ता उनके निधन से पहले ही खत्म हो चुका था, जिसे एस्टेड को समझना चाहिए था। चार्ल्स के अंतिम संस्कार के बाद रोरी एस्टेड के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ठुकरा देती है। एस्टेड गुस्से में घर से निकलती है और एक साइकिल दुर्घटना का शिकार हो जाती है। वहां उसे जेरेमी नामक युवक मिलता है, जो उसकी मदद करता है और वे आपस में अपने परिवार के मुद्दों पर बात करते हैं। इसी दौरान एस्टेड अपने पिता के बारे में भी खुलासा करती है और बताती है कि वह एक स्वतंत्र आत्मा थे, जिन्होंने उसकी मां से अलग होकर ब्राजील जाने का निर्णय लिया था। यह पारिवारिक तनाव एस्टेड और लीडिया के बीच दरार को और गहरा कर देता है। मृतकों की दुनिया में बीटलजूस फिर से वुल्फ जैक्सन से मिलता है, जो उसे डोलोरेस के बारे में चेतावनी देता है। डोलोरेस, जो बीटलजूस की पूर्व पत्नी है, उसकी तलाश में रहती है और उसकी आत्मा को चूसकर उसे नष्ट करने के इरादे से आई होती है। बीटलजूस इस चेतावनी को अनदेखा कर देता है, क्योंकि वह अपने फायदे के बारे में सोचता है। इस बीच एस्टेड को घर की अटारी में कुछ बॉक्स रखने के लिए भेजा जाता है। वहां उसे विंटर रिवर का एक मॉडल और एक अजीब विज्ञापन मिलता है, जिसमें बीटलजूस से संपर्क करने का तरीका बताया जाता है। जैसे ही लीडिया अटारी में आती है और इस विज्ञापन को देखती है, वह घबरा जाती है। वह एस्टेड को चेतावनी देती है कि बीटलजूस का नाम 3 बार लेना खतरनाक हो सकता है और उसे अटारी से बाहर निकलने का आदेश देती है। लीडिया अपनी सौतेली माँ डेलिया से बीटलजूस के बारे में बात करती है और खुलासा करती है कि वह उसे फिर से देखने लगी है, न सिर्फ अपने विचारों में बल्कि एक वास्तविक अनुभव के रूप में भी। बीटलजूस एक बार फिर अपनी चालों से लीडिया के जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है, जबकि डोलोरेस अपने खतरनाक इरादों के साथ उसका पीछा कर रही होती है। लीडिया अपने नए बॉयफ्रेंड रोरी के साथ अपने जीवन में चल रही घटनाओं से जूझ रही होती है। लीडिया एक साइकिक मीडियम के रूप में काम करती है और उसे लगातार बीटलजूस की उपस्थिति महसूस होती है। इस बात से परेशान होकर वह रोरी को अपने अतीत के बारे में बताती है कि कैसे बीटलजूस, जो एक शरारती राक्षस है, उसके जीवन में तबाही मचाने के लिए वापस आ गया है। लीडिया उसे समझाती है कि अगर कोई उसका नाम 3 बार लेता है, तो वह फिर से प्रकट हो सकता है। रोरी इस बात को मजाक में लेता है और बीटलजूस का नाम 3 बार बोल देता है, जिससे तुरंत वे दोनों बीटलजूस के अजीब और खतरनाक ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां बीटलजूस अपनी जानी मानी शैली में उन्हें डराने की कोशिश करता है और उन्हें भयानक दृश्य दिखाता है। इस दौरान वह अपने बच्चे का भी परिचय कराता है, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं दिखता। इससे रोरी बेहोश हो जाता है और लीडिया पूरी तरह से डरी हुई होती है। वह होम कहती है, जिससे वे दोनों फिर से अपने घर लौट आते हैं। इस बीच
लीडिया की बेटी एस्ट्रिड अपने दोस्त जर्मी के साथ समय बिता रही होती है। जर्मी उसे अपने जीवन के बारे में बताता है और यह खुलासा करता है कि वह एक भूत है। जर्मी कह रहा है कि वह एक पेड़ के घर से गिरकर मरा था और तभी से वह उसी स्थान पर फंसा हुआ है। वह एस्ट्रिड को ये भी बताता है कि अगर वह चाहती है तो वह उसे उसके पिता से मिलने का मौका दिला सकता है, जो पहले ही मर चुका है। एस्ट्रिड इस प्रस्ताव से प्रभावित होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी ओर लीडिया को अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है और जब उसे पता चलता है कि एस्ट्रिड जिस जगह गई है वहां पर एक भयानक हत्या हुई थी, तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। जर्मी एस्ट्रिड को एक विशेष मंत्र देता है, जिसे बोलने के बाद वे दोनों मृतकों की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। जब लीडिया वहां पहुंचती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। उधर लीडिया की सौतेली मां डेलिया अपने पति की मृत्यु से इतनी दुखी होती है कि वह आत्महत्या कर लेती है। अब लीडिया के पास केवल एक ही विकल्प बचता है, वह बीटलजूस से मदद मांगने का फैसला करती है। बीटलजूस लीडिया से वादा करता है कि वह उसकी बेटी को वापस लाने में मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे उससे शादी करनी होगी। लीडिया अपनी बेटी को बचाने के लिए मजबूरी में ये सौदा स्वीकार कर लेती है। वे दोनों मृतकों की दुनिया में प्रवेश करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वे दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं, जिससे आत्माएं उनके घर में घुस जाती हैं और अफरा तफरी मच जाती है। इस बीच मृतकों की दुनिया में अधिकारी वुल्फ जैक्सन इस घटना का पता लगाता है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि बीटलजूस और लीडिया ठीक समय पर उस ट्रेन के पास पहुंचते हैं जो उन्हें परलोक ले जाने वाली होती है। लीडिया अपनी बेटी एस्ट्रिड को ट्रेन पर देखती है और काफी कोशिश के बाद उसे ट्रेन से खींच लेती है। दोनों इमरजेंसी एग्जिट की ओर दौड़ते हैं और एक अजीब रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां दूर से शनि ग्रह दिखाई देता है। जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, एक अजीब सा दिखने वाला जीव उनका पीछा करने लगता है। तभी रिचर्ड, जो एस्ट्रिड के पिता है, प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भले ही वे उसे हमेशा नहीं देख पाते, लेकिन वह हमेशा उन पर हमेशा नजर रखते हैं और अब वह उन्हें वहां से बाहर निकालने में मदद करेंगे। लेकिन पहले उन्हें एस्ट्रिड की जिंदगी को कहीं और से वापस लाना होगा। उधर वुल्फ जैक्सन को खबर मिलती है कि परलोक के गार्ड ने उस घर में खुला दरवाजा ढूंढ लिया है और उसे सील कर दिया है, लेकिन उन्होंने बीटलजूस या लीडिया को नहीं पकड़ा है। हालांकि बीटलजूस के सबसे वफादार अनुयायी बॉब को पकड़ लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। इस बीच डेया, जो अब परलोक में है, बीटलजूस की मदद मांगती है। बीटलजूस तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि पहले उसे लीडिया से शादी पूरी करनी होगी, क्योंकि लीडिया अपनी बेटी को बचाने के लिए भागी थी। लीडिया, एस्ट्रिड और रिचर्ड आखिरकार समय पर पहुंचते हैं, लेकिन बीटलजूस हमेशा की तरह चालाकी से उनका इंतजार कर रहा होता है। बिना किसी दया के वह जेरेमी को नरक में भेज देता है और यह सुनिश्चित करता है कि लीडिया के साथ उसका समझौता कायम है। लीडिया और एस्ट्रिड समय पर जीवितों की दुनिया में लौट आते हैं और शादी को रोक देते हैं। जब वे दया के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बीटलजूस की वजह से लीडिया की सौतेली मां भी वापस जीवित हो गई है। वह बीटलजूस के साथ योजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होती है। बीटलजूस सभी को याद दिलाता है कि लीडिया ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे वह उसे शादी करने के लिए मजबूर करती है। बीटलजूस रॉरी को सत्य सीरम का इंजेक्शन देता है और रॉरी सबके सामने कबूल करता है कि वह केवल लीडिया के पैसों के लिए उससे शादी करना चाहता था। लीडिया को ये सुनकर गुस्सा आता है और वह बीटलजूस के दिए हुए बॉक्सिंग ग्लव्स से रॉरी को मारती है, जिससे उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। इस बीच बीटलजूस सारे मेहमानों को पक्षियों में बदल देता है और पादरी को शादी पूरी करने के लिए मजबूर करता है। तभी वुल्फ जैक्सन अपने भूतिया सैनिकों के साथ शानदार अंदाज में प्रवेश करता है और बीटलजूस को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। बीटलजूस अपने काले जादू से सभी सैनिकों को खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसकी पूर्व पत्नी डोलोरेस प्रकट होती है, जो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आई होती है। बीटलजूस डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ट्रिड उसे याद दिलाती है कि उसने परलोक के नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे उसका लीडिया के साथ किया गया अनुबंध रद्द हो जाता है। लीडिया बीटलजूस को 3 बार उसका नाम लेकर भगा देती है, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसके बाद लीडिया और एस्ट्रिड एक दूसरे को देखती हैं,
जानकर कि उन्होंने आखिरकार उस खतरे से छुटकारा पा लिया है जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था। वुल्फ जैक्सन अब आज़ाद तुरंत उठता है और अपनी गंभीर आवाज में डिलिया को समझाता है कि भले ही वह अस्थायी रूप से जीवित हुई है, लेकिन उसके शरीर में अभी भी सांप के जहर का असर है और उसकी जीवित रहने का समय खत्म हो गया है। लेकिन डिलिया बिना किसी डर या उदासी के मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं वुल्फ, मैं तैयार हूँ, मैं चार्ल्स के पास जाऊंगी। और इस तरह वुल्फ जैक्सन डिलिया को परलोक में ले जाता है। वह लिडिया और एस्ट्रिड को एक मुस्कान और शांत इशारे के साथ अलविदा कहती है। यह एक दुखद विदाई नहीं है, बल्कि एक ऐसे आदमी के साथ पुनर्मिलन है जिसे वह हमेशा प्यार करती थी। फिल्म के अंत में ह्यूमेन दिखाया जाता है कि लिडिया अपने जीवन पर विचार करती है। अंतिम क्षण में वह दर्शकों की ओर मुड़ती है और चौथे दीवार को तोड़ते हुए यह कहती है कि अब मेरी बारी है जीने की। मृतकों को मुझसे काफ़ी लगाव हो गया है और मुझे भी उनसे काफ़ी लगाव हो गया है। अब समय है कि मैं उन लोगों के साथ यादें बनाऊं जिन्हें मैं वास्तव में प्यार करती हूं। अंतिम दृश्य में हम एस्ट्रिड को उसके नए स्कूल में शादी करते कट हुए देखते हैं और एक बच्चे का स्वागत करते हुए देखते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है जब तक बच्चा अपनी आंखें खोलता है और खुद को बीटलजूस के पुनर्जन्म के रूप में प्रकट करता है। लेकिन ये केवल एक सपना होता है जो लिडिया को उसकी बिस्तर में जगा देता है। जब वह जागती है तो उसे बीटलजूस उसके बगल में चिढ़ाते हुए मिलता है, मुस्कुराते हुए। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, वह हवा में गायब हो जाता है, एक कड़वे फुसफुसाहट के साथ। और इस तरह फिल्म समाप्त होती है, दर्शकों को इस परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ते हुए कि क्या बीटलजूस वास्तव में हमेशा के लिए गायब हो गया है या वह केवल अपनी अगली वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये थी फुल एक्सप्लेनेशन बीटलजूस मूवी के बारे में। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज के लिए मूवीज अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।